Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, direct and inverse variation. So students, first of all we will discuss variation. Two quantities are said to be in variation if any increase or decrease in one quantity causes the increase or decrease in other quantity. मीन्स कि जब कभी हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं और एक क्वांटिटी जो है हमारी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी पे भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, या तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. पहली क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो भी एक इफेक्ट पड़ेगा, दूसरी क्वांटिटी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये वेरिएशन में है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स. डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन में डिफरेंस क्या है. तो डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में आपको बता दूं, जब हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं तो अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज ही होगी, और अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज ही होगी. जबकि इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि पहली क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और पहली अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी. यानी कि इनवर्स में जो इफेक्ट पड़ता है वो उल्टा होता है. यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी अपने आप ही घटेगी, कम होगी. इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं. डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बीच में जो डिफरेंस है ये हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है. तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के लिए एक एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं कि मान के चलिए हम किसी आर्टिकल की कॉस्ट के बारे में बात करें. तो जैसे मान के चलिए if we purchase 2 pens, the cost of 2 pens is 4 rupees. एंड अगर बात करें 5 पेन्स की तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 10. तो आप लोगों ने यहां पे देखा कि पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स हमारे यहां पे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो आपने देखा दूसरी क्वांटिटी जो रुपीज हैं वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. यानी कि ज्यादा पेन खरीदेंगे तो ज्यादा पैसे जो है हमें देने पड़ेंगे, ज्यादा रुपये हमें देने पड़ेंगे. ओके. इनवर्स क्वांटिटी में क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या एक के डिक्रीज होने पर दूसरी बढ़ेगी. जैसे मान के चलिए कोई पर्सन, 2 पर्सन्स, 2 आदमी हैं, 2 मैन हैं, वो 5 पेजेस लिखते हैं. ठीक है. टू पर्सन्स कैन डू अ वर्क इन 5 days. 2 आदमी किसी काम को 5 days में करते हैं, तो 7 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी वर्क को कितने डेज में करेंगे. तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 है, 5 में कर रहे हैं, तो अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी खत्म होगा. यानी कि यहां पे कम होगी, ये यहां पे डिक्रीज हो जाएगी, और यहां पे ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, 2 से 7 हो रहे हैं. यहां पे बढ़ने पर, यहां पे इंक्रीज होने पर ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है. तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन है. इनवर्स वेरिएशन के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. एक और चीज हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि डायरेक्ट वेरिएशन के लिए अगर हमारे पास दो क्वांटिटी x एंड y है, देन x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एंड अगर इनवर्स वेरिएशन की बात करें तो एक्स वाई हमारा कॉन्स्टेंट होगा. ओके. तो मैं आपको इसका सीधा सा मीनिंग समझा दूं कि मैं क्या बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंट कैसे होंगे. जैसे मान के चलिए हमारी कोई भी क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है. जैसे कि कोई पर्सन 2 आवर्स में 4 पेजेस लिखता है, 3 आवर्स में 6 पेजेस लिखता है, 8 आवर्स में 16 पेजेस लिखता है, 9 आवर में 18 पेजेस लिखता है. तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि 2/4, यानी ये दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा. जैसे जैसे हमारा यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो हर कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा इक्वल होगा. तो 2 1 2, 2 2 4, ये 1/2 हो गया. 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2. 8 1 8, 8 2 16, ये भी 1/2. 9 1 9, 9 2 18, ये भी 1/2. तो सभी इक्वल हो गई. तो हम कह सकते हैं कि दीज 2 क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्ट वेरिएशन में है. हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में अगर इनका रेशियो, दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो है वो इक्वल आए. ठीक है. और जबकि अगर इनवर्स वेरिएशन की बात करेंगे तब उनका प्रोडक्ट, दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आना चाहिए. जैसे मान के चलिए जब हम इनवर्स वेरिएशन की बात करेंगे तब मैं आपको डिटेल में इसे बताऊंगा. ठीक है. अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग, सेकंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ.
ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें यहाँ पे टेबल देखते हुए, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड पार्ट आप लोगों को करना है। तो ये टेबल देखते हुए देखना है क्या एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के लिए क्या होगा, एक्स और वाई का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि एक्स यहां पे 5 है तो वाई कितना है 15 है, तो 5/15, 8/24, 12/36, 15/60 और 18/72 एंड 20/100, ये हमारा इक्वल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी 5 1 5, 5 3 15, 8 1 8, 8 3 24, 12 1 12, 12 3 36, 15 1 15, 15 4 60, 18 1 18, 18 4 72, 20 1 20, 25 100। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3, अगेन 1/3, बट 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/4, क्योंकि यहाँ पे 1/4 आ गया। 1/4 इज इक्वल टू 1/4, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1/5। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारी क्वांटिटीज इक्वल नहीं है। जो ये सारी क्वांटिटीज का जो मतलब ये रेशियो है, जो रेशियो आया हमारा सारे नंबर्स का, वो इक्वल नहीं है। यानी x/y हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है। हर x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं दीज आर नॉट, x एंड y आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये दोनों क्वांटिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। सेकंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, I am doing first part, second part you will do yourself. If x and y are in direct variation, complete the following table. यहां पे क्वेश्चन में पहले ही हमें यहां पे प्रूव नहीं करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है, हमें पहले ही दे दिया है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है। यानी x/y सारे इक्वल होंगे, यानी 3/45, 5 जो भी कुछ है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ये ब्लैंक हमें फिल करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, थोड़ी टाइम के लिए ये जो ब्लैंक्स है इन्हें मान लेंगे यहाँ पे a, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। नाउ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या होंगे, सारे इक्वल होने चाहिए तभी ये डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन इन्होंने दिया हुआ है, तो 3/45 हमारा इसके इक्वल भी होना चाहिए, इसके इक्वल भी, इसके इक्वल भी और इसके इक्वल भी। तो सबसे पहले हम 3/45 को 5/a के इक्वल रख लेते हैं। 3/45 इज इक्वल टू 5/a। नाउ वी विल सॉल्व इट। तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 3a इक्वल हो जाएगा हमारा 5 × 45। नाउ स्टूडेंट्स 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 5 × 45/3। व्हेन वी डिवाइड 45 by 3 देन द रिजल्ट इज 15 एंड a इज इक्वल टू 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 75। द वैल्यू ऑफ a इज 75। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। सो अब हमें 3/45 को किसके इक्वल रखना होगा, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए b/90 के इक्वल। 3/45 इसके इक्वल था तो a की वैल्यू फाइंड कर ली, अब b/90 के इक्वल रखेंगे। ओके, अब 90 को ट्रांसपोज करके 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो b इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 3 × 90/45। 45 टू जा 90 एंड 3 टू जा 6, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 6। नाउ अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3/45 को किसके इक्वल रखेंगे, c/120 की। 3/45 इज इक्वल टू c/120। ओके, नाउ 120 को ट्रांसपोज करेंगे, देखिए इधर अपॉन में है तो ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इधर ये, तो c इज इक्वल टू 3 × 120/45। अब हम 45 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 15 और 15 से 120 को कैंसिल आउट करेंगे तो 15 8 = 120, 8 1 = 8, तो वैल्यू ऑफ c इज 8। नाउ d की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3/45 को 10/d के इक्वल रखना होगा। 3/45 इज इक्वल टू 10/d। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 को d के साथ ले जाएंगे तो 3 को d के साथ ले जाएंगे और 45 को 10 के साथ, 45 × 10। अब यहाँ पे 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो अपॉन में जाएगा, तो d इज इक्वल टू 45 × 10/3।
Now we will cancel out 45 by 3 and the result is 15. And 15 10 50. So what is the 150? What is the value of D? 150. Okay students, now move to question number 3. Question number 3 is, if 1 dozen pencils cost rupees 21, find the cost of 1 score pencils. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 स्कोर पेंसिल्स की कॉस्ट हमसे यहाँ पे पूछी गई है, तो हम मान लेंगे कि 1 स्कोर पेंसिल्स की कॉस्ट जो है x रुपीज है. लेट कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर पेंसिल्स बी x रुपीज. ओके, तो यहाँ पे एक टेबल हमें बनानी होगी जिसमें हम दोनों क्वांटिटी हम लिखेंगे. जैसे एक्स वाई हम दोनों क्वांटिटी लिखते थे, यहाँ पे भी उसी तरह से दोनों क्वांटिटी हमारी हमें लिखनी होंगी. तो पहली क्वांटिटी हमारी जो भी नंबर ऑफ पेंसिल्स है, नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, और यहां पे ऐसे टेबल बनाएंगे हम. नंबर ऑफ पेंसिल्स पहली क्वांटिटी हो गई. दूसरी क्वांटिटी क्या है, हमारी कॉस्ट है. कॉस्ट इन रुपीज, जो भी हमारी यूनिट होगी वो यहां पे इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे. तो कॉस्ट इन रुपीज. नंबर ऑफ पेंसिल्स जब 12, देखिए एक डजन में हमारी कितनी होंगी, 12 पेंसिल्स होंगी. तो 12 पेंसिल्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 21 रुपीज. नाउ पेंसिल्स कितनी हो गई, 1 स्कोर पेंसिल्स. 1 स्कोर मीन्स 20 पेंसिल्स. तो 20 पेंसिल्स की जो कॉस्ट होगी दैट इज x, क्योंकि हमने x मान रखा है. अभी 20 पेंसिल्स की जो कॉस्ट मान रखी है, x मान रखा है. अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए भाई, 12 पेंसिल्स हैं, 21 रुपीज में है. ठीक है, 20 पेंसिल्स हैं, पेंसिल बढ़ी, पेंसिल इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ पेंसिल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. खुद सोचिए इस चीज को कि अगर पेंसिल्स ज्यादा खरीदेंगे, हम ज्यादा परचेज करेंगे, तो ज्यादा पैसे देने होंगे, ज्यादा रुपए देने होंगे. तो यहां पे ये इंक्रीज होने के साथ ये भी इंक्रीज होगा. यही कंफ्यूजन आपको दूर करना है कि एक चीज के साथ दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है. तो इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, दोनों क्वांटिटी हमारी डायरेक्ट वेरिएशन में है. ठीक है, तो हमें ये चीज यहां पे याद रखनी है कि दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. और जब ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है, हम लिख देंगे यहां पे दीज क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूं यहां पे दीज क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. अब ये डायरेक्ट वेरिएशन में तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी 12/21 शुड बी इक्वल टू 20/x. ओके, अब हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इधर ले जाएंगे तो 12x, 21 को 20 के साथ ले जाएंगे, 21 इंटू 20. तो उसके बाद x की वैल्यू हमें यहां पे क्योंकि फाइंड करनी है, तो 12 को ट्रांसपोज करेंगे तो अपॉन में जाएगा, तो 21 इंटू 20/12. अब देखते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं. 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 3 7 जा 21. 7 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 35 रुपीज. यानी कि 20 पेंसिल जो 1 स्कोर पेंसिल्स है उनकी कॉस्ट क्या होगी, 35 रुपीज. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज इफ अ laborer earns rupees 672 per week, how much will he earn in 18 days? ठीक है, पर वीक 7 डेज, पर वीक का मीन्स आप समझ रहे होंगे 7 डेज में कोई लेबर जो है 672 रुपीज अर्न करता है, तो 18 डेज में कितने अर्न करेगा. तो नंबर मैंने यहाँ पे पहले ही टेबल बना लिया. लेट ही विल अर्न रुपीज x. हमने मान लिया कि वो x रुपीज अर्न करेगा कितने, 18 डेज में. तो देखिए 7 डेज में कितने अर्न कर रहा था वो, 672, और 18 डेज में कितने अर्न करेगा, 18 डेज में अर्न करेगा x, क्योंकि हमने ये सपोज कर लिया यहां पे, मान लिया है यहां पे. ठीक है, अब आगे देखिए. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे भी क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में ही है. आप लोग सोचेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं. देखिए नंबर ऑफ डेज यहां पे बढ़ेंगे तो आदमी ज्यादा अर्न करेगा, ज्यादा दिन काम करेगा आदमी, तो ज्यादा उसे अपनी मतलब अर्निंग होगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे उसे. तो इसीलिए 7 से 18 हो रहा, तो ये भी बढ़ेगा. इसके इंक्रीज होने के साथ, पहले इस क्वांटिटी के इंक्रीज होने के साथ ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में. और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए मैंने बताया था कि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो 672/7 इज इक्वल टू x/18. नाउ 18 को हम ट्रांसपोर्ट करके इधर ले जाएंगे तो 672 इंटू 18/7 इज इक्वल टू x. अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 672 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 9 जा 63, 7 6 जा 42.
नाउ वी विल मल्टीप्लाई 96 बाई 18. 96 और 18 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है 1728 रुपीज. ओके, यानी 18 डेज में जो पर्सन है, जो लेबरर है, वो 1728 रुपीज अर्न करेगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, if $175 cost rupees 7,350, how many dollars can be purchased in rupees 24,024? So students, let us suppose X dollars can be purchased in rupees 24,024. यानी कि देखिए $175 जो है हम 7,350 रुपीज में परचेज कर सकते हैं. तो 24,024 रुपीज में हम कितने डॉलर्स परचेज कर सकते हैं? तो हमने मान लिया यहाँ पे X डॉलर परचेज कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर ऑफ डॉलर्स कितना था 175, और वो कितने में परचेज कर रहे थे हम 7,350 में परचेज कर रहे थे. ठीक है, अब अगर हम 24,024 रुपीज में डॉलर परचेज करना चाहें तो कितने डॉलर्स हमें मिलेंगे? तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डॉलर्स मान लिए X. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है. कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ डॉलर्स भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे. ओके, सो इन दिस कंडीशन वी कैन से दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कंडीशन. कंडीशन इज द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज शुड बी इक्वल. 175 अपॉन 7350 शुड बी इक्वल टू X अपॉन 24,024. नाउ आप लोग जानते हैं किस तरह से सोल्व करना है. यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X. सो आफ्टर सोल्विंग द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ X विल बी 572. ओके, यानी कि 24,024 रुपीज में हम 572 डॉलर्स परचेज कर सकते हैं. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. If a car travels 67.5 kilometers in 4.5 liter of petrol, how many kilometers will it travel in 26.4 liter of petrol? यानी कि कार जो है वो ट्रेवल करती है 4.5 लीटर पेट्रोल में 67.5 किलोमीटर्स. ठीक है, और उसके बाद हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल. अगर पेट्रोल 26.4 लीटर हो जाए तो कितना ट्रेवल कर सकती है कार, कितना ट्रेवल कर सकती है? तो यहां पे भी हमें एक टेबल यहां पे बनानी होगी. तो आप लोग देखिए, सबसे पहले जो कार थी वो ट्रेवल कर रही थी कितना, मैंने ये टेबल बना ली यहाँ पे. लेट कार विल ट्रेवल X किलोमीटर्स, यानी कि 26.4 लीटर पेट्रोल में ये X किलोमीटर ट्रेवल करेगी. हमने यहाँ पे सपोज कर लिया. तो जो ट्रेवल डिस्टेंस है किलोमीटर्स में कितनी है, पहले वो कितना ट्रेवल कर रही थी 67.5, कितने लीटर पेट्रोल में 4.5 लीटर पेट्रोल में. ठीक है, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे इन लीटर लिख लीजिए इन द ब्रैकेट. ओके, तो 26.4 लीटर पेट्रोल में वो X किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है, मान लिया है यहाँ पे. तो आप लोग एक चीज देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है वो इंक्रीज हो रही है. द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग. तो जितना ज्यादा पेट्रोल होगा कार उतनी ज्यादा दूर जाएगी. तो इसी तरह से डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी. क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो इन दिस कंडीशन वी कैन से दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. एंड इफ टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन देन द रेशियो शुड बी इक्वल. 67.5 अपॉन 4.5 should be equal to X upon 26.4. Now you will have to solve this question and you will have to find out the value of X. तो X की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे. 26.4 को ट्रांसपोज करेंगे, इसके साथ ले जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करके 4.5 से डिवाइड कर देंगे. देन द वैल्यू ऑफ X इज 396 किलोमीटर्स. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. If the thickness of a pile of 12 cardboard sheets is 45 millimeter, then how many sheets of the same cardboard would be 90 centimeter thick? Okay, पहली चीज, अब आप यहां पे देखिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 12, जो थिकनेस है वो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 12. तो थिकनेस जो है हमारी वो कितनी है यहाँ पे 45 है. जो पाइल है, ठीक है, वो उसकी जो थिकनेस है वो 45 है.
जब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है हमारी इंक्रीज होंगी, मतलब सॉरी, जब ये थिकनेस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होंगी। सिंपल सी बात है। तो थिकनेस हमारी अगर हो जाती है 90 सेंटीमीटर, अब ये 90 सेंटीमीटर है तो इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा हमें। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर देखिए, अगर ये mm, यहाँ हमने mm लिखा हुआ है, मिलीमीटर से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों ही मिलीमीटर में होने चाहिए। ये दोनों अलग हो सकते हैं लेकिन ये दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। ये 45 मिलीमीटर है तो ये भी मिलीमीटर में ही हमें कन्वर्ट करना होगा, तो 900 मिलीमीटर हो गया। और यहाँ पे हमारी जैसे जैसे थिकनेस बढ़ी वैसे वैसे नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगे। नाउ यू कैन सी कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों के इंक्रीज होने पर हम कह सकते हैं, वी कैन से कि दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो 12/45 शुड बी इक्वल टू x/900। नाउ वी विल सोल्व आउट। x is equal to 12 into 900/45। अब 900 को 45 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 240। ओके, तो नंबर ऑफ सीट्स हमारा कितने आएंगे? 240। नाउ सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।